उसके बाद कह रहा है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर कैसे करते हैं? वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब देखो, हमें अगर कंपेयर करना हो ना किसी भी कंट्री या किसी स्टेट को, तो हम उनके पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंपेयर करते हैं, जिसमें कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। देखो, अगर किसी कंट्री का टोटल इनकम 100 रुपीज है, ठीक है, मान लो 100 रुपीज है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे एज अ न्यूमरेटर और उसको किस चीज से डिवाइड करेंगे? द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। और मान लो वहां की कंट्री का टोटल पॉपुलेशन आपका 50 है, ठीक है, 50 है। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50 टू जा 100। तो इसका मतलब क्या है कि एक आदमी वहां पे 2 रुपए कमा रहा है, ठीक है। इसका मतलब तो यही हुआ। देखो, यहाँ साफ साफ कह रहा है कि वहां कंट्री की जो भी इनकम होती है, अब कंट्री की इनकम हम कितना माने हैं? 100। और वहां का कह रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे वहां की टोटल पॉपुलेशन से। टोटल पॉपुलेशन कितना है? 50। तो अगर हम 50 से 100 को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब तो साफ साफ है कि हर एक आदमी 2 रुपए कमाता है, ठीक है। यही है वहां का पर कैपिटा इनकम। इसी तरह से हम निकालते हैं इसको, ये फॉर्मूला है। फिर आगे कह रहा है अ कंट्री विद हाई पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड। अब देखो, यही हम क्या करें, अगर हम 100 रुपीज, देखो एक कंट्री तो इतना कमा रही है, ठीक है, दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं कि ये 100 रुपीज है, ठीक है, किसी कंट्री का 100 रुपीज है, वहां का पॉपुलेशन कम है और वो कितना है? 10, ठीक है। अब हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा हमारा फिर 10 आएगा। अब यहाँ क्या दिखा रहा है कि एक कंट्री है, वो 100 रुपीज कमा रही है और वहां 10 लोग हैं, तो जब हम 10 को 100 से डिवाइड किए तो भी 10 आया। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक इंसान 10 रुपीज कमा रहा है। अब देखो, ये ऊपर वाले कंडीशन से, ठीक है, जहां एक इंसान 2 रुपए कमा रहा था, वहीं अब नीचे वाले कंडीशन में क्या हो रहा है? एक इंसान 10 रुपए कमा रहा है। तो इन सबों का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इनके कंपैरिजन में इनका पर कैपिटा इनकम लो है, ठीक है। तो वही यहाँ कह रहा है अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड। तो नीचे वाले क्या होंगे? ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होंगे इनके कंपैरिजन में, ठीक है। और देन अदर्स विद लेस पर कैपिटा इनकम, ये जो है इनका पर कैपिटा इनकम कम आया है, तो इसीलिए इनको लेस डेवलपमेंट माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या होते हैं? फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज नीडेड। किसी भी नेशन के लिए वही कह रहा है कि डेवलपमेंट के लिए हमको पर कैपिटा इनकम देखते हैं, या फिर एवरेज इनकम उसको बोला जाता है दूसरी लैंग्वेज में। कह रहा है बाकी सब चीजें भी देखी जाती हैं, जैसे पब्लिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो लोगों को क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं, जैसे फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज दे रही है, तो उसको देखते हैं। कह रहा है वी नीड पब्लिक फैसिलिटी बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेस ऑल थिंग्स बाय मनी। देखो, अब आप कितना भी कमा लो ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप अपने लिए खुद खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो आप ट्रेन का यूज करते हो, तो क्या आप अपने लिए उस एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए क्या ट्रेन खरीद लोगे? या फिर किसी दूसरे कंट्री में आपको जाना पड़े तो आप एयरवेज का यूज करते हो, तो क्या आप उसके लिए एयरवेज खरीद लोगे? ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे मान लो आपको थोड़ा बहुत फीवर आ गया, ठीक है, आप हॉस्पिटल गए, वहां से दवा कर लिए और फिर चले आए, तो क्या आपको कभी कभार बुखार आ जाता है तो आप इसके लिए हॉस्पिटल खरीदना शुरू कर दोगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह किसी गवर्नमेंट फैसिलिटीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ रेफर करते हैं, ठीक है। तो यही सब दिखाता है कि क्या गवर्नमेंट हमको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। देखो, अब देखते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें ह्यूमंस क्या करता है, सेम टाइम पे अपनी एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जैसे वो कम से कम रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन या फिर कहें तो कंजप्शन करना चाहता है, ठीक है। रिसोर्सेज तो एक तरह से ऐसे देखो, रिसोर्सेज तो अर्थ पे मिनिमम है, ठीक है, उतना ही है, बट डे बाय डे पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, आने वाली भी फ्यूचर जनरेशन है। अगर हम सारे रिसोर्सेज का अभी यूज कर लिए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए हम फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के रिसोर्सेज का यूज करते हैं
और उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनका फ़ायदा ले सकें, ठीक है, उसी लिमिटेड रिसोर्सेस में वो हम करने की कोशिश करते हैं। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कह रहा है इट इज हेल्पफुल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के नीड को फुलफिल करता है, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो आने वाली हमारी जनरेशन है, उनके जो उनका जो भी हक है, उनके एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये हमारे प्रेजेंट टाइम के नीड्स को फुलफिल करता है। कह रहा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी यूज टू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कम से कम करना लगे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया है, देखोगे आप बहुत जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज होने लगा है। जैसे आप सनलाइट देख लो, ठीक है, सोलर एनर्जी देख लो, विंड एनर्जी देख लो, टाइडल एनर्जी हो देख लो। तो हम इन सब चीजों का यूज करने लगे हैं, रेदर देन कि कोल का यूज करें, पेट्रोलियम का यूज करें। तो इन सब चीजों का यूज कंजप्शन करना थोड़ा थोड़ा अब क्या हो रही है, हमारी सरकारें भी इनको प्रोत्साहन देना कम कर दी हैं। ठीक है, अब वो किस पे ज्यादा देती हैं, फैसिलिटीज किस पे ज्यादा प्रोवाइड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे। ठीक है, आप सोलार एनर्जी देखो, आप टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, तो इन सब चीजों पे अब गवर्नमेंट भी फोकस करने लगी है। तो अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ना डिपेंड होके रिन्यूएबल रिसोर्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब देखो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो समझते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कह रहा है इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। अब इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि कह रहा है कि जितने भी बच्चे 1 साल में बोर्न लेते हैं, ठीक है, हम इसको देखते हैं 1000 लाइव चिल्ड्रन पे। जैसे मान लो किसी कंट्री में 1 साल के अंदर 1000 बच्चों ने जन्म लिया, और अनफॉर्चुनेटली 1 साल पूरा होने से पहले, ठीक है, उसमें से 5 बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। तो यही हमारा दिखाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, जैसे आप मानो कि 5 बच्चों की, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, और 1000 बच्चों ने जन्म लिया है किसी कंट्री में। ठीक है, अब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:200 आएगा। ठीक है, यही हमारा जो रेशियो आया है, ये क्या हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। समझ में आ गया ना, कि 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो गई अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है। तो इसी को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम देखते हैं लिटरेसी रेशियो। लिटरेसी रेशियो क्या होता है, कह रहा है इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशंस इन 7th एंड अबव एज ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कंट्री में, ठीक है, वहां की रहने वाली पॉपुलेशन जो है, अगर वो 7 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनको किसी एक लैंग्वेज को समझना आता है, बोलना आता है, पढ़ना या फिर लिखना आता है, तो हम उनको लिटरेट कंसीडर करते हैं। हम ये मानते हैं कि हाँ ये पढ़े लिखे हैं। ठीक है, वही दिखा रहा है कि हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, कह रहा है इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर्स। ये ठीक है, किसी कंट्री में टोटल 14 और 15 एज ईयर्स वाले जो भी बच्चे होते हैं, कह रहे अटेंडिंग स्कूल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। देखो ये क्या दिखाता है, जैसे मान लो 14 से 15 ईयर वाले पूरे 100 बच्चे हैं किसी कंट्री में, 14 से 15 वाले पूरे 100 बच्चे हैं। अब वो 14 से 15 एज ग्रुप वाले कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, ये हमारा दिखाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। जैसे मान लो वहाँ 100 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 20 बच्चे ही कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। और ये कितने एज के हैं, आप लोग एज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये कितने हैं, आपके 14 साल से लेके 15 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा है ये। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 100, और जा कितने रहे हैं स्कूल को, 20। तो इसकी रेशियो हम देखेंगे तो 20 का 1 और यहाँ का क्या हो जाएगा, 5। तो 1:5 के रेशियो में क्या आएगा हमारा, वहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो। तो आई होप कि आप ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। और इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाया है, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूँ। फिर भी आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझसे उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और एक जरूरी बात मैं बताता हूँ, ये जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।